हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो क्लास 11 एनसीईआरटी हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और लेक्चर हमारा ये अ, चल रहा है और जिसमें चैप्टर 10 है। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? 10 है। और 10 चैप्टर में हमारा मूल निवासियों का विस्थापन चैप्टर चल रहा है और इसमें पारस्परिक धारणाएं आदि हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था और आज हम इसी में आगे चलेंगे। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम करेंगे अपनी जमीन से मूल बासिंदों की बेदखली। ठीक है, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो अपनी जमीन से मूल बासिंदों की बेदखली। जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बस्तियों का विस्तार किया, जमीन की बिक्री के समझौते पर दस्तखत कराने के बाद मूल निवासियों को वहां से हटने के लिए प्रेरित या बाध्य किया गया, उन्हें मजबूर किया गया, बाध्य किया गया। और उन्हें दी गई कीमतें जो थी वो भी क्या थी? उसकी कीमतें बहुत कम थी और इसके उदाहरण भी मिलते हैं। कि अमरीकियों, संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले यूरोपीय लोगों के लिए प्रयुक्त शब्द अमरीकियों, ठीक है, ने धोखे से, तो अमरीकियों ने धोखा करके उनसे ज्यादा जमीन ले ली या पैसा देने के मामले में वायदा खिलाफी की। उच्च अधिकारी भी मूल बासिंदों की बेदखली को गलत नहीं मानते थे। यह जॉर्जिया के एक प्रकरण में देखा जा सकता है। जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है और यहाँ के अधिकारियों की दलील थी कि चिरोकी कबीला राज्य के कानून से शासित तो होता है लेकिन वे नागरिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। यानी राज्य के कानून से उस पर शासन किया जाता है, चिरोकी कबीला था नाम का, और लेकिन अधिकारों का प्रयोग वो नागरिक वहां के नहीं कर पाते हैं। ध्यान देने की बात है कि मूल निवासियों से ही चिरोकी ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजी सीखने और अमरीकी जीवन शैली को समझने की सबसे ज्यादा कोशिश की थी चिरोकी, और तब भी उन्हें नागरिक अधिकार नहीं दिए गए थे। 1832 में संयुक्त राज्य के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था और उन्होंने कहा कि चिरोकी कबीला जो है एक विशिष्ट समुदाय है और उसके स्वात्ताधिकार वाले इलाके में जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होता है और वे कुछ मामलों में संप्रभुता संपन्न हैं। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति एंड्रे जैक्सन, जिनकी छवि आर्थिक और राजनीतिक पक्षपात के खिलाफ लड़ने वाले की थी, इंडियंस का मामला आने पर वह बिल्कुल उलट गए थे। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की इस बात पर मान रखने से इनकार कर दिया कि चिरोकियों को अपनी जमीन से उन्हें हाँक कर यानी वहां से भगाकर विस्तृत अमेरिकी मरुभूमि, ठीक है, ग्रेट अमेरिकन देश की ओर से खदेड़ने के लिए अमेरिकी फौज भेज दी। जिन 15,000 लोगों को वहां से हटने पर मजबूर किया गया था उनमें से एक चौथाई आंसुओं की राह के सफर में ही मर खप गए। यानी उन्हें हटाने 15,000 लोगों को वहां से हटाने के लिए मजबूर किया गया, बाध्य किया गया और उसमें से बहुत सारे लोग रास्ते में ही अपना बेचारे मर गए। जिन लोगों ने पहले से रहने वाले कबीलों की जमीनें ले ली वे इस आधार पर अपने को उचित ठहराते थे क्योंकि जो मूल निवासी थे जमीन का अधिकतम इस्तेमाल नहीं करना जानते थे। जो वहां के मूल निवासी थे वो अपनी जमीनों का इस्तेमाल नहीं करना जानते थे, इसलिए वह उनके कब्जे में रहना ही नहीं चाहिए, उनका कहना था। वे इस बिना पर भी मूल निवासियों का आलोचना करते थे कि वे आलसी हैं, इसलिए बाजार हेतु उत्पादन करने में, क्योंकि वो अपनी जरूरत भर का ही उत्पादन करना जानते थे, अपने शिल्प कौशल का प्रयोग नहीं करते थे। अंग्रेजी सीखने और ढंग के कपड़े, जिसका मतलब यूरोपीय जैसे कपड़े पहनने में उनकी दिलचस्पी भी नहीं थी। कुल मिलाकर उनका कहना यह था कि वे मर खपने लायक यानी मरने योग्य ही हैं और खेती की जमीन निकालने के लिए प्रेयरीज साफ की गई, जो घास के मैदान, और जंगली भैंसों को मारा गया और एक फ्रांसीसी आगंतुक ने आदिम जानवरों के साथ साथ आदिम मनुष्य भी लुप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी आदिम जो जानवर थे वो तो लुप्त हुए ही, साथ साथ मनुष्य भी जो थे आदिम वहां के मूल निवासी बाशिंदे वो भी लुप्त हो गए। ठीक है, मूल निवासी 6 लाख, स्पेनी अमेरिका 75 लाख, गोरे 90 लाख और 33 लाख, मिले जुले यूरोपी 1 लाख। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का, स्पेनी अमेरिका 53 लाख और काले 19 लाख और ये थे 8 लाख। यानी इनके मुकाबले ये जो है कम थे, और लेकिन यहाँ पे 6 लाख थे मूल निवासी और ये 75 लाख थे।
ठीक है। और यहाँ पे भी मिले जुले भारतीय जो है यूरोपी थे वो 1 लाख थे और ये 53 लाख थे। ठीक है, कुल 1 करोड़ 16 लाख, और ये थे 1 करोड़ 69 लाख। इस बीच मूल निवासी पश्चिम की ओर धकेल दिए गए, उन्हें पश्चिम की तरफ भेज दिया गया। उन्हें अस्थायी तौर पर अपनी जमीन दे दी गई, लेकिन अक्सर उन्हें इस जगह से भी बेदखल होना पड़ता। तब उनकी जमीन के अंदर शीशा, सोना या तेल जैसे खनिज होने का पता चलता। प्राय कई समूहों को मूलतः किसी एक के कब्जे वाली जमीन में ही साझा करने के लिए बाध्य किया जाता, जिससे उनके बीच झगड़े हो जाते थे। मूल निवासी छोटे इलाकों में कैद कर दिए गए, जिन्हें रिजर्वेशंस यानी आरक्षण कहा जाता था। वे प्रायः ऐसी जमीन होती थी जिनके साथ उनका पहले से कोई रिश्ता नहीं होता था, और ऐसा नहीं है कि अपनी जमीन उन्होंने बिना लड़े ही छोड़ दी हो। ठीक है, उसके लिए लड़ाई भी लड़ी। संयुक्त राज्य की फौज ने 1865 से लेकर 1890 के बीच विद्रोह की एक पूरी श्रृंखला का दमन किया था। कनाडा में 1869 से 1885 के बीच मेटिसों, यूरोपीय मूल निवासियों के जो वंशज थे, कि सशस्त्र विद्रोह हुए थे, यानी शस्त्रों के साथ विद्रोह हुआ, लेकिन इन लड़ाइयों के बाद उन्होंने हार मान ली थी। ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं मानव शास्त्र। महत्वपूर्ण है कि इसी समय 1840 के दशक से उत्तरी अमेरिका में मानव शास्त्र विषय, जो कि फ्रांस में विकसित हुआ था, कौन सा विषय? मानव शास्त्र की शुरुआत हुई। यह शुरुआत स्थानीय आदिम समुदाय यूरोप के सभ्य समुदायों के बीच अंतर के अध्ययन के लिए हुई थी, और कुछ मानव शास्त्रियों ने यह स्थापित किया कि जिस तरह यूरोप में आदिम लोग नहीं पाए जाते, उसी तरह अमेरिकी मूल निवासी भी समाप्त हो जाएंगे, जो वहां के मूल निवासी थे। ठीक है, 1854 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को मूल निवासियों के एक नेता, सिएटल के प्रधान का खत मिला। राष्ट्रपति ने प्रधान से एक समझौते पर दस्तखत करने के लिए कहा था। समझौते के अनुसार सिएटल के लोगों की रिहायशी जो जमीन थी, वहां का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी सरकार को सौंपा जाना था। प्रधान ने जवाब दिया। ठीक है, क्या जवाब दिया पढ़ते हैं कि आप आकाश को, भूमि की उष्मा को कैसे खरीद या बेच सकते हैं? यह ख्याल ही हम लोगों के लिए बहुत अजूबा है। अगर आप हवा की ताजगी और पानी की चमक के स्वामी नहीं है, तो आप उसे खरीद कैसे सकते हैं? धरती का हर हिस्सा मेरी जनता के लिए पुण्य पावन है। चीड़ की चमकती हुई हर सुई, हर बालू का तट, घने जंगलों में पसरा हर कोहरा, सफाई करने वाला और गुनगुनाने वाला हर कीड़ा मेरे लोगों की स्मृति और अनुभवों के पवित्र से पवित्र है। पेड़ों में दौड़ता हुआ रस रेडमैन की स्मृतियों का वाहक है। इसलिए वाशिंगटन में बैठा महान मुखिया, ग्रेट चीफ, जब यह संदेश भेजता है कि वह हमारी जमीन खरीदना चाहता है, तो हमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद करता है। महान मुखिया का संदेश है कि वह हमारे लिए कोई जगह मुकर्रर कर देंगे ताकि हम आराम से रह सकेंगे। वह हमारे पिता होंगे और हम उनके बच्चे होंगे। इसलिए हम इस जमीन को खरीदे जाने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे, लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि यह जमीन हमारे लिए पावन है, पवित्र है। धाराओं और नदियों में बहता हुआ चमकीला पानी सिर्फ पानी नहीं है, वह हमारे पुरखों का लहू है, ये कहते हैं। अगर हम अपने आप को बेचते, तो आपको यह याद रखना होगा कि यह पवित्र है, और अपने बच्चों को सिखाना होगा कि वह पवित्र है, और उसके तालाबों के निथरे हुए पानी में दिखता हर बुतहा प्रतिबिंब मेरी जनता के जीवन की घटनाओं और स्मृतियों को बयान करता है। पानी की कलकल मेरे पिता की आवाज है, ये लिखा था जो है मूल निवासियों का जो नेता था। ठीक है, काफी भावुक कर देने वाला पत्र लिखा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि। ये देखिए यहाँ पे मूल निवासियों का एक घर 1862, पुरातत्वविदों ने इसे पहाड़ों के बीच से ले जाकर बिम्ब के एक संग्रहालय में जो है रखा था, इस तरीके से। ठीक है, घास झोपड़ी टाइप का। यह उम्मीद हमेशा से की जाती थी कि उत्तरी अमेरिका में धरती के नीचे सोना है। 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले। इसने गोल्ड रश को जन्म दिया। किसको जन्म दिया इसने? ठीक है, गोल्ड, ठीक है, रश को। और इसने, और यह आपाधापी का नाम है, जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर संवार लेने की उम्मीद में अमेरिका में पहुंचे थे। इसके चलते पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ, जिसके लिए हजारों चीनी जो श्रमिक थे उनकी नियुक्ति हुई।
संयुक्त राज्य अमेरिका रेलवे का काम 1870 में पूरा हुआ। कब पूरा हुआ? 1870 में। और कनाडा की रेलवे का 1885 में हुआ। एंड्रयू कार्नेगी ने, जो स्कॉटलैंड से आया था, एक गरीब अप्रवासी संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले करोड़पति उद्योग स्वामियों में से एक था। उसने कहा, पुराने राष्ट्र घोंघे की चाल से सरकते हैं, नया गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के एक खास समय में होने के पीछे एक कारण यह भी था कि छोटे जो खेतिहर थे, बड़े किसानों के हाथों अपनी जमीन से वंचित होकर कारखानों की नौकरी की। यानी बड़े किसानों ने उनकी जमीनें हड़प ली और वह अपनी जमीन से वंचित हो गए और जो है उन्होंने कारखानों में नौकरी की और नौकरी को और मुड़ रहे थे। और उत्तरी अमेरिका में उद्योग कई तरह के कारणों से विकसित हुए, रेलवे के साथ सामान बनाने के लिए, ताकि दूर दूर की जगहों को तीव्र परिवहन के द्वारा जोड़ा जा सके, और ऐसे यंत्रों का उत्पादन करने के लिए जिनसे बड़े पैमाने की खेती को आसान बनाया जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों जगहों पर औद्योगिक नगरों का विकास हुआ और कारखानों की संख्या तेजी से बढ़ी। ठीक है। 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका का अर्थतंत्र अविकसित अवस्था में था। 1890 में दुनिया की अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन चुका था। तो 1860 में जो है वो अविकसित था अवस्था में था, लेकिन 1890 में, यानी ठीक है, 1890 में वह दुनिया की अग्रणी औद्योगिक बन गया। गोल्ड रश के दौरान कैलिफोर्निया जाते लोग कैमरा चित्र है ये, ठीक है, गोल्ड के चक्कर में बड़े पैमाने की खेती का भी विस्तार हुआ। बड़े बड़े इलाकों में साफ किए गए और खेतों के रूप में उनके टुकड़े किए गए। 1890 तक आते आते जंगली भैंसों का लगभग पूरी तरह से उन्मूलन हो चुका और इस तरह शिकार वाली वह जीवनचर्या भी समाप्त हो गई, जिसे मूल बाशिंदे सदियों से जीते आ रहे थे, यानी शिकार करके भोजन करना। 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका का महाद्वीपीय विस्तार पूरा हो चुका था और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच का क्षेत्र जो था वो राज्यों को विभाजित किया जा चुका था। अब कोई फ्रंटियर नहीं रहा था, जो कई दशकों तक यूरोपीय आबादकारों को पश्चिम की ओर खींचता रहा था। और कुछ ही वर्षों के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका हवाई और फिलीपींस में अपने उपनिवेश जो है वह क्या कर रहा था, बसा रहा था। वह एक साम्राज्यवादी अब क्या बन चुका था, शक्ति बन चुका था। ठीक है। और संवैधानिक अधिकार, आबादकारों ने 1770 के दशक में आजादी के अपने संघर्ष में लोकतांत्रिक भावना के जिस नारे के तहत एकजुटता बनाई थी, एकजुट हुए थे, वही पुरानी दुनिया। ठीक है, यहाँ पे हम चित्र देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवासी स्वागत, रंगीन छपाई, 1909 की बात है ये। आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं ये। और प्रेरी पर एक पशु फार्म, जो कि गरीब यूरोपीय अप्रवासी का सपना होता था। ये है पशु फार्म, जो गरीब होते थे, अप्रवासी होते थे, उनका ये सपना होता था। तो राजशाही और अभिजाततंत्र के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका की पहचान बनी और उनके लिए यह भी अहम था कि उनके संविधान में व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया था। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया, जिसे रद्द करने की छूट राज्यों को नहीं थी। लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार, राष्ट्रपति और कांग्रेस की प्रतिनिधियों के चुनाव में वोट देने का अधिकार जो था, और संपत्ति का अधिकार, दोनों सिर्फ गोरों लोगों के लिए थे, जो लोग गोरे थे। ठीक है। एक कनाडाई मूल निवासी डेनियल पार्ट ने 2000 में इस ओर ध्यान खींचा कि अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति के समय लोकतंत्र के पक्ष में आवाज बुलंद करने वाले थॉमस पाइन ने समाज का संगठन करने के लिए इंडियंस का इस्तेमाल एक मॉडल के तौर पर किया था। इसके आधार पर उसने दलील दी कि अमेरिकी मूल निवासियों ने मिसाल बनकर यूरोपीय लोगों के लंबे लोकतंत्रोन्मुखी आंदोलन के बीज इन्होंने बोए थे। ठीक है। महान जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स 1818 से 83 तक अमेरिकी फ्रंटियर को आखिरी सकारात्मक पूंजीवादी यूटोपिया के रूप में देखा है। सीमाहीन प्रकृति और स्थान जिसके अनुरूप अपने को ढालती है मुनाफे की सीमाहीन चाहत। ठीक है। बदलाव की लहर,
और ये पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलती है। और इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर की जो हिस्ट्री की वीडियो है वो भी आप जरूर देखते रहें, अपडेट रहने के लिए एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, करा रही हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।